बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम गरीब हैं, इसलिए अगर तुम सामने रखा खाना नहीं खाओगे तो पॉकेट मनी से कुछ खरीदने की उम्मीद मत करना, फिर तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लुका चिढ़कर कहता है, तुम तो मैं पूछता हूँ जब कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तो क्या कहते हैं। लुका होठ दबाता है और फिर धीरे से कहता है, धन्यवाद एथन। मैं खुद को रोक नहीं पाता और उसके बाल सहला देता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं है। लुका को यह अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। ये उसका छोटा सा सुंदर स्वभाव है, लेकिन उसका ये व्यवहार भी बहुत प्यारा लगता है। क्लेयर कहती है, आगे से तुम्हें उसके लिए अलग खाना बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाइट फैमिली के बच्चे खाने को लेकर इतने नाजुक नहीं होते। लुका तुरंत जोर से सिर हिलाता है और साथ ही अपने सिर को ढक लेता है, जैसे मैं फिर से उसके बाल सहला दूंगा। मैं कहता हूँ वो नाजुक है या नहीं, यह उसकी बात है, लेकिन मैं उसे कितना प्यार से रखना चाहता हूँ, ये मेरी बात है। लुका, क्या सच में चावल पर बना कार्टून फेस तुम्हारे चरित्र को खराब कर देगा? लुका तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं, अच्छा खाना मुझे कमजोर नहीं बना सकता। मैं हंसकर कहता हूँ, तब तो मुझे लुका से थोड़ा सहयोग चाहिए, क्योंकि मुझे प्यारे बच्चों से बिल्कुल भी बचाव नहीं है। और अब जब घर में सच में एक बच्चा है तो मुझे बच्चों के लिए खाना बनाने का मौका मिल गया है, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद लुका। लुका कहता है, स्वागत है। क्लेयर यह सब चुपचाप देखती रहती है। वो बच्चों वाले खाने की बात फिर नहीं उठाती। हम तीनों साथ में खाना शुरू करते हैं। लुका ओरिजिनल एथन की यादों से कहीं ज्यादा तेजी से खाना खाता है। इससे साफ पता चलता है कि उसे खाना पसंद आया है। डिनर के बाद मैं हमेशा की तरह बर्तन धोने जाता हूँ। लुका हैरान होकर पूछता है, तुम घर के काम भी करते हो? तो हम सच में गरीब हो गए हैं। मैं हंसकर कहता हूँ, जिंदगी के उतार चढ़ाव अचानक आते हैं, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। लुका तुरंत कहता है, मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ। मेरा स्कूल देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। इस सेमेस्टर में एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ और मेरे टीचर कहते हैं कि मैं पहला स्थान पा सकता हूँ। पहले स्थान पर प्राइज मनी भी मिलती है, शायद 50,000 युआन। तो फिर हमारे पास खाने के लिए पैसे होंगे। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, यह है अमीर घर में बड़े होने का मतलब है। एक प्रतिष्ठित स्कूल और प्राथमिक स्कूल की प्रतियोगिता में भी इतना बड़ा इनाम। लुका कहता है, मैं और प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकता हूँ। पहले आंटी मुझे पढ़ाई के कारण नहीं जाने देती थी, लेकिन अब शायद जा सकता हूँ। अगर मैं 4 प्रतियोगिताओं में भाग लूँ तो 2 लाख युआन मिल सकते हैं। तब हमारे पास खाने के लिए पैसे होंगे। फिर वो अचानक कहता है, ओ नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं होगा। अगर मुझे अच्छे नंबर भी रखने हैं तो शायद मैं सिर्फ 3 प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता हूँ, तो सिर्फ 1.5 लाख ही होंगे। इतने में तो बस खाना ही मुश्किल से आएगा। मैं हैरान होकर कहता हूँ, 1.5 लाख में सिर्फ खाना आएगा? क्या तुम्हें पता है कितने लोग महीने में 10,000 भी नहीं कमाते? 1.5 लाख बहुत होते हैं। लुका कहता है, 1.5 लाख तो तुम्हारी 2 वॉच खरीदने के बराबर भी नहीं है। तो क्या ये सच में बहुत पैसे हैं? पहले तुम लोग शार्क फिन खाते थे। क्या तुम्हें पता है एक सर्विंग की कीमत क्या होती है? दूसरों की कमाई से हमारा क्या संबंध? क्या हमें भी उन्हीं की तरह जीना चाहिए? पैसा न होना बहुत डरावना होता है। ये इंसान को बदल देता है। जो पहले खुले हाथ से खर्च करता था, वही अब 1.5 लाख को बहुत मानने लगता है। मेरी आंटी आखिर कब से गरीब है? मैं कहता हूँ, इंसान जिस हालत में होता है उसी के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। जब अमीर होते हैं तो खुलकर खर्च करते हैं, जब नहीं होते तो सोच समझकर जीते हैं। अगर तुम सच में 1.5 लाख जीत भी गए, तब भी वो सब खाना खरीदने में खर्च नहीं होगा। हमारी जीवन शैली बदल चुकी है, इसलिए खाना भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर रोज घर का खाना भी खाओगे तब भी तुम कमजोर नहीं होगे, तब भी तुम कमजोर नहीं होगे, मैं वादा करता हूँ। उसी समय क्लेयर पानी का गिलास लेकर आती है और लुका की तरफ देखती है। वो कहती है, होमवर्क का समय हो गया है। लुका कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर वो क्लेयर की तरफ पीट करके चुपचाप होठों से कहता है, मुझे बचाओ, और क्लेयर के कमरे में चला जाता है। मैं पूछता हूँ, वो रात में कहाँ सोता है? क्या वो तुम्हारे साथ सोता है? क्लेयर कहती है, हाँ, मैं जल्दी ही बड़ा घर किराए पर लेने के बारे में देखूंगी। असल में उसने छुट्टियों में लुका को किसी प्रोग्राम में भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया, इसलिए वो उसे यहाँ ले आई। मैं घर खरीदने वाली बात बहुत सोच समझ कर उठाता हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने इसके बारे में और सोचा है? मैंने हाल ही में कुछ और वॉच और कपड़े बेच दिए हैं। डाउन पेमेंट देने के लिए पैसा काफी है। क्लेयर कहती है, देखेंगे। मैं कहता हूँ, अब जब लुका भी छुट्टियों में यहाँ रहेगा तो हमें 3 बेडरूम वाला घर देखना चाहिए। अब मेरी लिखाई से भी इनकम आने लगी है। मैं मॉर्गेज भी संभाल सकता हूँ। पैसे की चिंता मत करो। मुझे डर है कि कहीं क्लियर खर्च की वजह से छोटा घर लेने की जिद न करे। उसके बाद हम दोनों के बीच और कोई बात नहीं होती और हम अपने अपने काम में लग जाते हैं। घर में एक बच्चे के होने से पूरा माहौल ज्यादा जिंदा लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि लुका बिल्कुल शर्मीला बच्चा नहीं है। दिन में क्लियर बाहर रहती है, इसलिए घर में सिर्फ मैं और लुका होते हैं। शुरुआत में हम दोनों अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन
आखिरकार बोरियत जीत जाती है और लुका जब भी कमरे से बाहर आता है तो मुझसे बात करने लगता है। आखिर वो अभी भी एक बच्चा ही है। लुका भले ही समझदार है लेकिन वो भी ज्यादा देर तक चुप बैठकर नहीं रह सकता। जब उसे सच में समझ आता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा और मैं सच में उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, तब वो मुझसे दूर दूर रहना छोड़ देता है। वो पूछता है, तुम मेरी आंटी से तलाक क्यों नहीं ले लेते? वो सच में गरीब हो चुकी है। मुझे पता है ये अजीब लगता है लेकिन ये सच है। अगर तुम यही रह भी गए तब भी वो तुम्हें पहले की तरह पैसे नहीं देगी। मैं कहता हूँ तुमने खुद कहा था कि पहले उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया था, तो अब जब उनके दिन खराब है क्या मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए? अगर मैं अभी चला जाऊं तो क्या मैं बहुत खराब इंसान नहीं बन जाऊंगा? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी आंटी को अकेला छोड़ दूं? ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। लुका कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं भूखा नहीं मरूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो गया है लेकिन तुम उतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं पहले सोचता था। पहले मुझे तुम सच में बिल्कुल पसंद नहीं थे। मुझे लगता था तुम्हें बस पैसे खर्च करना ही आता है। मेरी आंटी ने जैसे चलते फिरते क्रेडिट कार्ड से शादी कर ली थी लेकिन तब उनके पास बहुत पैसा था इसलिए फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी अफसोस की बात है वो इससे बेहतर किसी से शादी कर सकती थी। लेकिन अब लगता है तुम इतने बुरे भी नहीं हो। मेरे मम्मी पापा ने मरने से पहले मुझे कहा था किसी इंसान को सिर्फ ऊपर से देखकर मत जज करना, उसका दिल और उसका चरित्र देखना। तुम्हारी टैलेंट शायद बहुत खास नहीं है लेकिन तुम मुश्किल आने पर भागते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा चरित्र ठीक है। मैं फिर से उसके बाल बिगाड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम इतने छोटे होकर भी इतनी बातें सोचते हो। इनमें से कोई भी बात तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम्हें बस पढ़ना है, खेलना है और हर दिन खुश रहना है। लुका कहता है, मुझे पढ़ाई की चिंता नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। मुझे उन बच्चों से मत मिलाओ जिन्हें तुम पहले जानते थे। मैं एलिट IQ क्लब का सदस्य हूँ। मैं जो संतरा उसे देने वाला था उसे वापस खींच लेता हूँ और उसका एक टुकड़ा खुद खाकर धीरे धीरे चबाने लगता हूँ। फिर मैं उसकी तरफ देख कर कहता हूँ, क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि मैंने भी टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? लुका हैरान होकर कहता है, तुम टॉप यूनिवर्सिटी? मैं कहता हूँ, हाँ, देश की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी से। मैंने तुम्हारी आंटी से शादी क्यों की और मैं पहले जैसा क्यों बन गया था? इसके पीछे वजह थी लेकिन अब मैंने सब समझ लिया है। अब मैं फिर से वही इंसान बन गया हूँ जो असल में हूँ, समझे? फिर मैं संतरा फिर से लुका की तरफ बढ़ाता हूँ। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और मैं फिर पीछे खींच लेता हूँ। वो झपट कर उसे पकड़ लेता है, फिर कहता है, आखिर दोगे भी या नहीं? मैं मुस्कान छुपाने के लिए होंठ दबाता हूँ और इस बार सच में उसे दे देता हूँ। लो ये लो। फिर मैं पूछता हूँ, लंच में वॉन्टन खाने का क्या ख्याल है? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है। लुका कहता है, बहुत सारे बनाना। मैं कहता हूँ, पक्का, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम पेट भर कर खाओ। यंग मास्टर लुका। मैं अपना डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ, उठता हूँ और किचन की तरफ चला जाता हूँ। लुका मुझे किचन की तरफ जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में एक ऐसी भावना होती है जिसे वो खुद भी नहीं समझता। वो भावना थी अपनापन। जब से उसके माता पिता मरे थे तब से उसने ऐसा घर महसूस नहीं किया था जहाँ छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में भी गर्माहट हो। क्लेयर के विला में पहले किसी चीज की कमी नहीं थी और क्लेयर भी उसके साथ अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो घर जैसा महसूस नहीं होता था। उसका दिल कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता था। लेकिन अब मैं रोज उसकी चिंता करता हूँ और मेरा व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। जब वो मुझसे बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो परिवार से बात कर रहा हो। वो खुलकर कुछ भी कह सकता है। बहुत समय बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके पास सच में एक घर है। अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी आंटी इस आदमी के प्रति पहले से थोड़ी कम ठंडी क्यों हो गई है। क्लेयर भी नोटिस करती है कि लुका अब मेरे साथ ज्यादा सहज हो गया है। शाम को जब वो उससे पूछती है कि दिन कैसा था तो वो अक्सर कहता है, अच्छा था। फिर एक शाम डिनर के समय मैं अचानक कहता हूँ, इन दिनों मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है और लुका काफी दिनों से घर के अंदर ही है, तो क्यों न मैं उसे कल अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊं। क्लेयर की चॉपस्टिक हवा में रुक जाती है। वो देखती है कि मेरे ये बोलते ही लुका का शरीर उत्साह से सख्त हो गया है। उसे एहसास होता है कि लुका को वापस आए 5 दिन हो चुके हैं और वो एक बार भी बाहर नहीं गया। क्लेयर कहती है, ठीक है, मैं कल का अपना शेड्यूल बदल लूंगी। मैं मुंह खोलता हूँ फिर बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं असल में लुका को अकेले ले जाने वाला था। लेकिन अब जब क्लेयर ने कहा कि वो भी आएगी तो मैं मना नहीं कर सकता। लुका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो मेरी तरफ देखकर अपनी सबसे बड़ी मुस्कान देता है। वो कहता है, धन्यवाद एथन और धन्यवाद आंटी। फिर वो कहता है, अगर आप व्यस्त हैं आंटी तो एथन और मैं अकेले भी जा सकते हैं। मुझे अचानक याद आता है कि वीकेंड पर अम्यूजमेंट पार्क बहुत भीड़ भरे होते हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मैं कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं गया था। असल में जब मैंने लुका को इतने दिनों से घर में शांत बैठे देखा और उसी समय अम्यूजमेंट पार्क वाला सीन लिख रहा था, तभी ये ख्याल आया था
लुका के माता पिता तब मरे थे जब वो सिर्फ 6 साल का था। क्लेयर शायद उसे ऐसी जगह ले जाने के बारे में सोच भी नहीं पाई होगी, इसलिए मुझे उस छोटे बच्चे के लिए थोड़ा दुख महसूस हुआ। अगली सुबह लुका बहुत जल्दी उठ जाता है। वह आंखें खोलता है और बाहर आसमान की तरफ देखता है। अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। फिर वो अपनी छोटी अलार्म घड़ी देखता है। अभी 6 भी नहीं बजे थे। क्लेयर आमतौर पर 6 बजे उठती है और उसे जगाती है, इसलिए वो बिल्कुल चुप लेटा रहता है ताकि उसे जगान दे। लुका सोचता है कि यहाँ एक ही कमरे में सोना विला के बड़े कमरे से ज्यादा अच्छा है। यह पहली बार था जब वो क्लेयर के इतने करीब रहा था। वो उससे करीब तो महसूस करता है, लेकिन बिल्कुल बिना दूरी के नहीं। यहाँ आने के बाद कभी कभी उसे लगता है जैसे वो फिर से अपने माता पिता के साथ रह रहा। उसे पता है ये बस एक एहसास है, लेकिन उसे ये अच्छा लगता है। तभी क्लेयर की आवाज आती है। वह कहती है, तुम जाग गए। लुका चौंक कर देखता है और पाता है कि क्लेयर पहले से बैठी हुई है। वो उसे देख रही होती है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत होता है, लेकिन अभी अभी उठने की वजह से उसमें थोड़ी नरमी होती है। लुका कहता है, हाँ अभी अभी। वो जल्दी से उठता है, अपने कपड़े उठाता है और पहनने लगता है। क्लेयर उसकी मदद नहीं करती, क्योंकि व्हाइट फैमिली के बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर होना सिखाया जाता है। दोनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलते हैं ताकि आवाज न हो। फिर बाथरूम में जाकर तैयार होते हैं। आईने में दोनों के चेहरे साथ साथ दिखाई देते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं और दोनों तेजी से ब्रश करते हैं। लुका पूछता है, आंटी क्या हमें एथन को जगाना चाहिए? क्लेयर कहती है, जरूरत नहीं है, वो खुद उठ जाएगा। मैं भी आमतौर पर 6 बजे उठ जाता हूँ और ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देता हूँ। वे दोनों तब तक अपने कमरे में जाकर अपना काम करते रहते हैं। लुका कहता है, एथन हमारे लिए रोज खाना बनाते हैं, आज क्यों ना हम बाहर जाकर खा ले। क्लेयर उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम कहना चाहते हो कि वे हमारे लिए रोज मेहनत करते हैं? लुका कहता है, मेरा मतलब बस इतना है कि हम इतने गरीब भी नहीं हैं कि कभी बाहर न खा सके। एथन को हर दिन खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्लेयर कहती है, यह उसकी जिंदगी है। और लुका भी ये सोच ही रहा होता है कि क्लेयर उसके कॉलर से पकड़कर उसे वापस कमरे में पढ़ने के लिए ले जाती है। वे मुश्किल से कमरे में पहुंचते हैं। तभी मैं अपना दरवाजा खोलकर बाहर आता हूँ। मैं सारे पर्दे खोल देता हूँ। बाहर आसमान बिल्कुल साफ और चमकीला होता है। मैं संतुष्ट होकर लंबी स्ट्रेच करता हूँ और मुस्कुराता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैं आमतौर पर चीजें रात में ही तैयार कर देता हूँ, इसलिए सुबह ज्यादा काम नहीं रहता। आधे घंटे बाद मैं हमेशा की तरह उन्हें बुलाने जाता हूँ। हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी लुका अपने बैग की तरफ देखकर पूछता है, हम बैकपैक क्यों ले जा रहे हैं? वो अपने छोटे बैग को देखता है और फिर मेरे बड़े बैग को। वह सच में उलझन में होता है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें याद नहीं कि हम गरीब हैं। अम्यूजमेंट पार्क के अंदर हर चीज बहुत महंगी होती है और वही चीजें बाहर कहीं भी सस्ती मिल जाती है, इसलिए बाहर से लाना ज्यादा समझदारी है। चिंता मत करो, तुम्हारे बैग में सिर्फ हल्के स्नैक्स हैं, उसे उठाकर तुम्हें थकान नहीं होगी। लुका कहता है, लेकिन पार्क के अंदर स्नैक्स कितने महंगे हो सकते हैं? आखिर वो सिर्फ स्नैक्स ही तो है। मैं उसका बैग खोलता हूँ और उसमें से क्रैकर्स का पैकेट निकालता हूँ। मैं कहता हूँ, मैंने ये सुपरमार्केट से 10 युआन में खरीदा था। बाद में पार्क के अंदर इसकी कीमत चेक करना, तब तुम्हें पता चल जाएगा। लुका कहता है, ठीक है, मैं देखूंगा। वो थोड़ा लापरवाही से बोलता है, लेकिन फिर भी चुपचाप मुझे स्नैक्स वापस बैग में रखने देता है। आखिरकार हम तीनों निकल पड़ते हैं। क्लेयर हमें कार से वहाँ लेकर जाती है। रास्ते में ज्यादा करने को कुछ नहीं होता, इसलिए मैं लुका को एक कहानी सुनाने का फैसला करता हूँ। मेरी अपनी वेब नॉवेल की कहानी तो तीसरी क्लास के बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सोचने के बाद मैं सिंड्रेला की कहानी चुनता हूँ। यह एक क्लासिक कहानी है और बहुत लंबी भी नहीं है। जब तक मैं कहानी खत्म करता हूँ तब तक मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होते हैं। लुका लगता है कि पूरी कहानी ध्यान से सुन रहा था और फिर वो बहुत उदारता से अपना फैसला सुनाता है। वो कहता है, एथन आपकी प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छी है। मुझे समझ नहीं आता कि हंसूं या सिर पकड़ लूं। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने सच में कहानी सुनी भी थी? मुझे पता है सिंड्रेला एक क्लासिक कहानी है, तुमने इसे पहले भी सुना या देखा होगा, लेकिन कन्फ्यूशियस ने कहा था कि पुरानी चीजों को दोबारा देखने से नई समझ मिलती है। तुम्हें इसमें कुछ नया समझ आया होगा। लुका कहता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इस कहानी के बारे में पहले ही बहुत बार सोचा है। अब इसमें सोचने के लिए कुछ नया नहीं बचा। मेरी क्लास की लड़कियां सिंड्रेला और प्रिंस की रोमांस कहानी पर बहुत भावुक हो जाती हैं, लेकिन मेरी आंटी की वजह से मुझे समझ में आ गया है कि भले ही सिंड्रेला गरीब थी, फिर भी वो एक काउंट की बेटी थी, इसलिए उसका प्रिंस से शादी करना असल में बिल्कुल बराबरी का रिश्ता था। असल में ये दो बराबर
बराबर लोगों की प्रेम कहानी है जो मुश्किलों से गुजरते हैं और आखिर में खुश हो जाते हैं। मैं हल्का सा हंस देता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा तो बताओ, अगर तुम सिंड्रेला होते और उसी घर में रहते तो क्या करते? क्या तुम अपनी सौतेली माँ की क्रूरता को चुपचाप सहते रहते, या अपने पिता से शिकायत करते, या खुद ही लड़ाई करते? लुका तुरंत जवाब देता है, पिता के पास जाना बेकार होता। अगर उसके पिता सच में उसकी परवाह करते तो सिंड्रेला इतने लंबे समय तक दुख नहीं झेलती, और खुद लड़ाई करना भी अच्छा नहीं होता। अगर वो खुलकर बड़ों का विरोध करती तो उसकी बदनामी हो जाती और फिर उससे कोई शादी नहीं करता। वो घर से भाग भी नहीं सकती। जो लड़की घर से भागती है उसकी भी बदनामी हो जाती है और फिर उसकी शादी भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए उसके पास सच में सिर्फ एक ही रास्ता था, सब सहना। मैं कहता हूँ तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारी सोच साफ है, तो तुम्हारे हिसाब से सिंड्रेला की किस्मत शुरू से ही तय थी। लुका कहता है बिल्कुल नहीं, भले ही सहना ही एक रास्ता लगता हो, लेकिन असल में वो बहुत कुछ कर सकती थी, जैसे कि अपनी प्रतिष्ठा। बड़ों के साथ बुरा व्यवहार करना गलत है, लेकिन एक सौतेली माँ का अपनी सौतेली बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार करना भी गलत है। और उस सौतेली माँ की अपनी 2 बेटियां भी हैं। उसे यह भी सोचना चाहिए कि अगर उसकी बदनामी होगी तो क्या उसकी बेटियों से कोई शादी करेगा? ड्राइवर सीट से क्लियर रियर मिरर में हमें देखती है। लुका की बात सुनकर वो हल्का सा सिर हिलाती है। मैं सच में हैरान हो जाता हूँ कि 8 साल का बच्चा इतनी साफ सोच कैसे रख सकता है। मैं पूछता हूँ तो तुम क्या कहना चाहते हो? लुका पहले की तरह ही शांत और व्यवस्थित तरीके से बोलता रहता है। तभी कार पार्किंग में आकर रुक जाती है। लुका सबसे पहले कार से कूदकर बाहर निकलता है। उसका उत्साह छिप ही नहीं रहा होता। मैं जल्दी से बाहर निकलता हूँ, उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे सावधानी से समझाता हूँ, ये जगह हमेशा भीड़ भाड़ वाली होती है और आज तो खासकर बहुत भीड़ है। तुम बहुत प्यारे हो और इस तरह के बच्चों को किडनैपर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरा या अपनी आंटी का हाथ पकड़कर चलना होगा और हमारे पास ही रहना होगा। अगर कुछ भी गलत लगे तो जोर से चिल्लाना। लुका कहता है समझ गया, चिंता मत करो एथन, मैं इतना भोला नहीं हूँ। मैं पूरे समय तुम्हारे और आंटी के पास ही रहूंगा। मुझे पता है मैं बच्चा हूँ, मैं किसी बड़े आदमी जितना ताकतवर नहीं हूँ। अगर कोई मुझे उठाकर ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं लड़कर नहीं जीत पाऊंगा। हमारे टीचर ने हमें इसके बारे में सब सिखाया है, इसलिए मैं कहीं भटकने नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, बच्चा समझदार है, इससे हमें थोड़ा सुकून मिलता है। फिर हम तीनों साथ में एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। मैंने पहले ही टिकट खरीद लिए थे, इसलिए हमें बस उन्हें प्रिंट करना था। टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। गेट के अंदर जाते ही माहौल बहुत चहल पहल वाला होता है। क्लेयर और मैं ऐसे लोग हैं जो भीड़ में भी ध्यान खींच लेते हैं, और सच में जैसे ही हम अंदर जाते हैं हर तरफ से लोग हमें देखने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जैसे वे हमारे पास आकर बात करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही वे देखते हैं कि हम दोनों के हाथों में एक बच्चा है वे रुक जाते हैं। कोई कहता है देखो उस यंग कपल को, उनका बच्चा भी कितना प्यारा है, वे सच में बहुत खूबसूरत है। पहली नजर में तो मुझे लगा वे कोई सेलिब्रिटी है। दूसरी लड़की कहती है कितना अफसोस है कि दोनों पहले से शादीशुदा है, वरना मैं जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती। फिर एक लड़की कहती है क्या सारे हैंडसम लड़के सुंदर लड़कियों को ही पसंद करते हैं, तो मेरे जैसी लड़की को कभी हैंडसम बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। यह तो दिल दुखाने वाली बात है। उसकी दोस्त कहती है तुम अभी भी यही सोच रही हो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उनका बच्चा कितना प्यारा है और कितना सलीकेदार लगता है। काश मुझे भी ऐसा बेटा मिले। पहले जागो, न तुम और न तुम्हारा पति इतने सुंदर हो और तुम ऐसे बच्चे की उम्मीद कर रही हो। मैं उनकी बातें सुनकर हंसी रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लुका मेरा बच्चा नहीं है, वरना मैं और भी ज्यादा हंसता। लुका पूछता है एथन हम पहले कौन सा राइड करेंगे? मैं कहता हूँ ये इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। मुझे लगता है रोलर कोस्टर और बम्पर कार दोनों मजेदार होंगे। क्या तुम्हें इनमें से कोई पसंद है? मैं खुद कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं गया था, इसलिए मुझे बहुत कम राइड्स के बारे में पता था। लुका थोड़ी देर सोचता है, दूर रोलर कोस्टर ट्रैक की तरफ देखता है, फिर फैसला कर लेता है। वो कहता है पहले रोलर कोस्टर चलेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, पहले रोलर कोस्टर चलेंगे, फिर बम्पर कार। रोलर कोस्टर के पास काफी भीड़ होती है। ज्यादातर लोग या तो बच्चों के साथ आए होते हैं या कपल होते हैं। मैं क्लेयर का इंतजार किए बिना खुद ही लाइन में लग जाता हूँ और लुका और क्लेयर को हाथ हिलाकर बुलाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं यहाँ लाइन में खड़ा होता हूँ, अगर तुम थक जाओ तो साइड में बैठकर आराम कर लेना। आसपास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक लड़के अपने बॉयफ्रेंड से कहती है इतना हैंडसम आदमी खुद लाइन में खड़ा है और अपनी वाइफ और बच्चे को आराम करने के लिए कह रहा है, ये तो सच में ईर्ष्या करने वाली बात है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम्हें अभी की हालत से कोई समस्या है?
तुम बस एक हैंडसम आदमी को लाइन में खड़ा देख रही हो, लेकिन उसकी वाइफ को नहीं देख रही। उसने सिर से पांव तक डिजाइनर कपड़े पहने हैं, कम से कम 50,000 युआन के होंगे। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो तो तुम भी किसी को लाइन में खड़ा कर सकती हो। वह आदमी या तो बहुत सीधा है या घर में उसकी ज्यादा चलती नहीं है। अगर मेरे पास उसका चेहरा होता तो मैं कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं करता जो मुझसे इतना प्यार न करे। उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत उससे जोर से लात मारती है। वो कहती है, तुमने अभी क्या कहा? फिर से बोलो जरा। वो घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम जैसा अच्छा चरित्र वाला इंसान ऐसा घटिया काम कभी नहीं करेगा। लुका क्लेयर की आस्तीन खींचता है। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो पूछता है, क्या सच में थन को अकेले लाइन में खड़ा करना ठीक है? क्लेयर कहती है, क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें जेंडर इक्वलिटी के बारे में नहीं बताया? इस राइट के लिए वह लाइन में खड़ा होगा, उसके बाद हम बारी बारी से खड़े होंगे, तुम भी। लुका राहत की सांस लेता है। उसे डर था कि शायद एथन से ही सारा काम करवाया जा रहा है। पहले उसे एथन पसंद नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर ये पुराना एथन होता तो लुका को फर्क ही नहीं पड़ता कि क्लेयर उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, लेकिन अब वाला एथन अलग है। अगर क्लेयर उसके साथ बुरा व्यवहार करे तो लुका को सच में बुरा लगेगा। आज का एथन सच में एक अच्छा इंसान है। पास खड़ी औरतें किसी और ही विषय पर बातें करने लगती हैं। लुका को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो क्लेयर को खींचकर पास की सीट पर बैठा देता है, क्योंकि एथन को पूरे दिन लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। जल्दी ही सबकी बारी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद हमारी बारी भी आ जाती है। लुका बीच में बैठता है, मैं एक तरफ और क्लेयर दूसरी तरफ। बैठने के बाद भी लोग हमें घूरते रहते हैं, जिससे मुझे थोड़ा असहज महसूस होता है। लेकिन क्लेयर को देखकर लगता है जैसे वो रोलर कोस्टर पर नहीं, ऑफिस की कुर्सी पर बैठी हो। वो बिल्कुल शांत लगती है, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मैं लुका की तरफ देखता हूँ, वो आसपास के लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। वो अपनी सीट बेल्ट को बार बार चेक कर रहा है और फिर मुझे याद दिलाता है, एथन अपनी बेल्ट ठीक से चेक कर लो, लापरवाही मत करना। मैं सब कुछ फिर से ध्यान से चेक करता हूँ। मैं कहता हूँ, सब ठीक है, चिंता मत करो। फिर मैं क्लेयर की तरफ देखता हूँ। वो वैसे ही पूरी शांति के साथ बैठी होती है, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल मायने ही नहीं रखता। अचानक मेरे मन में एक जिज्ञासा आती है, इतनी रोमांचक चीज जैसे रोलर कोस्टर पर क्या क्लेयर भी किसी सामान्य इंसान की तरह रिएक्ट करेगी या वो पूरी तरह शांत ही रहेगी? मैं फैसला करता हूँ कि मैं उसे ध्यान से देखूंगा। इसलिए जैसे ही रोलर कोस्टर चलना शुरू होता है, मैं एकांत से क्लेयर को देखता रहता हूँ। शुरुआत में रोलर कोस्टर धीरे धीरे ट्रैक पर ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे सबसे ऊंचा पॉइंट करीब आता है, मेरा दिल भी उसी के साथ ऊपर चढ़ने लगता है। सच का पल आने वाला होता है। सबसे ऊपर पहुंचने से ठीक पहले क्लेयर आखिरकार अपने हाथ खोलती है और सेफ की बार पकड़ लेती है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। वो पहले की तरह सीधा आगे ही देखती रहती है। अगले ही सेकंड गाड़ी अचानक तेजी से नीचे गिरती है। मेरी सहन शक्ति ठीक निकलती है, इतनी भी नहीं कि सहन ना हो सके। लुका शुरू से अंत तक सिर्फ उत्साहित ही रहता है, उसमें डर का नाम भी नहीं होता। चारों तरफ लोगों की चीखें गूंज रही होती हैं, कुछ खुशी से, कुछ डर से। लेकिन क्लेयर अकेली ऐसी होती है जो बिल्कुल शांत रहती है। तेज हवा उसके बालों को बिखेर देती है, लेकिन उसकी सिर्फ हल्की सी भौं सिकुड़ती है, बस इतना ही। जैसे वह रोलर कोस्टर पर बैठी ही न हो। मुझे हवा चेहरे पर जोर से लगती महसूस होती है। मेरा शरीर झटकों से हिल रहा होता है और मैं अपने बगल में बैठी उस महिला को देखता हूँ। रोलर कोस्टर बुरी तरह दाएं बाएं हिल रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, ये सच में रोजमर्रा की जिंदगी की तरह ही शांत रह सकती है। ऐसे रोलर कोस्टर पर बैठने का फायदा ही क्या है? राइड ज्यादा लंबी नहीं होती, बस कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। धीरे धीरे गाड़ी रुकने लगती है और आसपास की चीखें भी शांत हो जाती है। लुका का चेहरा अभी भी उत्साह से लाल होता है। मैं क्लेयर की तरफ देखता हूँ। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए होते हैं, लेकिन इससे उसकी मौजूदगी बिल्कुल कम नहीं होती। लुका उत्साहित होकर कहता है, एथन ये कमाल का था ना? पिछली बार जब मैं आया था तब मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे लगता है मैं बहुत बहादुर हूँ। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं, वो मेरा हाथ पकड़ लेता है और खुशी से बोलने लगता है, लेकिन बेचारा चलते समय थोड़ा डगमगाता है और लगभग गिर ही जाता है। मैं जल्दी से उसे संभाल लेता हूँ और खुद भी ज्यादा हिलने की हिम्मत नहीं करता। मैं कहता हूँ, हाँ लुका बहुत बहादुर है, सिर्फ 8 साल का है और रोलर कोस्टर से बिल्कुल नहीं डरता, मुझसे भी ज्यादा बहादुर। जब मैं मिडिल स्कूल में रोलर कोस्टर पर बैठा था तो मैं इतना डर गया था कि रो पड़ा था। मेरे घर के पास पार्क में रोलर कोस्टर लगा था। एक दिन छुट्टी थी और मेरे माता पिता भी फ्री थे। वे मुझे वहां ले गए थे। पूरी राइड के दौरान मैं अपनी आंखें खोल ही नहीं पाया और जब नीचे उतरा तो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैं तब छोटा था। इतना रोमांच मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक बच्चे के लिए
वो बहुत ज्यादा था। लुका तुरंत कहता है, आप तो सच में डरपोक थे। मैं तो 6 साल की उम्र में भी नहीं रोया था। अगर भविष्य में आपको कभी डर लगे तो बस मुझे पकड़ लेना। जब मैं साथ रहूंगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं हंसकर कहता हूँ, ठीक है, पहले से ही धन्यवाद लुका। इतनी प्यारी बातें और वो मासूम चेहरा, मेरा दिल लगभग पिघल ही जाता है। लुका पूछता है, अब अगली राइड कौन सी करेंगे? बम्पर कार ना? मैं कहता हूँ बम्पर कार ही सही। लुका तुरंत कहता है, एथन बम्पर कार खेलना चाहते हैं। मैं चौंक कर कहता हूँ, रुको जरा, मैंने कब कहा कि मैं बम्पर कार खेलना चाहता हूँ? मैं सच में उलझन में पड़ जाता हूँ। मैंने तो बस सुझाव दिया था। अगर आप खेलना नहीं चाहते थे तो आपने सुझाव क्यों दिया? लुका कहता है, बड़े लोग भी बम्पर कार खेल सकते हैं। असल में मैं बम्पर कार खेलना नहीं चाहता था। मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि मुझे और कोई राइड याद नहीं आई। मैं कभी अम्यूजमेंट पार्क गया ही नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं समझा पाऊं, क्लेयर पहले ही लुका का दूसरा हाथ पकड़ लेती है और आगे चलने लगती है। लुका उसके साथ चल देता है और इससे मेरा हाथ भी आगे खिंच जाता है। इन दोनों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मैं बम्पर कार नहीं खेलना चाहता। उन्होंने मुझे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। मैं 2 मिनट सोचता हूँ और एक साफ नतीजे पर पहुँचता हूँ। मैं चाहूँ या न चाहूँ, आज मुझे बम्पर कार खेलनी ही पड़ेगी। बम्पर कार वाली जगह रोलर कोस्टर से कम भीड़ होती है, इसलिए क्लेयर लुका को लाइन में खड़ा होने के लिए भेज देती है। जैसे ही लुका लाइन में खड़ा होता है, बहुत से लोग उसे देखने लगते हैं। पास ही एक छोटी लड़की रो रही होती है। उसके पिता उसे चुप नहीं करा पा रहे होते, लेकिन जैसे ही वो लुका को देखती है, उसका रोना तुरंत बंद हो जाता है। वो अपने पिता की बाहों से निकलकर सीधे लुका के पास दौड़ जाती है। सबके सामने वो बिना शर्माए लुका का हाथ पकड़ लेती है और बड़ी मासूम आंखों से पूछती है, क्या हम साथ में खेल सकते हैं बड़े भैया? वो लड़की लगभग 5 साल की होती है और मुश्किल से लुका के कंधे तक पहुंचती है। लुका मुस्कुरा कर कहता है, अब रोना बंद करो, हम दोनों बम्पर कार खेलने आए हैं ना, तो हम साथ खेल सकते हैं। अंदर बहुत सारी कारें हैं। लड़की खुश होकर कहती है, हाँ हम साथ खेलेंगे। फिर अपने माता पिता की तरफ मुड़कर कहती है, पापा मम्मी मैं बड़े भैया के साथ खेलना चाहती हूँ, मुझे ये पसंद है। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे लिए लाइन में लगते हैं। मैं उस छोटी लड़की को लुका का हाथ पकड़कर लगातार बातें करते देखता हूँ। लुका धैर्य से मुस्कुराता रहता है, कभी सिर हिलाता है, कभी हल्का जवाब देता है। दोनों बच्चे खुशी से बातें करते रहते हैं। मुझे हैरानी होती है कि वो इतनी छोटी लड़की को भी खुश रखना जानता है। मैं सोचता हूँ जब वो बड़ा होगा तो कैसा होगा। वो लड़की बहुत प्यारी है। कहता है, बात यह नहीं है, असल में लुका बहुत सलीकेदार है। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि लड़की कितनी बेकार बातें कर रही है? जैसे मेरी गुड़िया की आंखें बड़ी है, या मेरे मम्मी पापा मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे। उसकी बातें तो कई बार जुड़ी भी नहीं होती, फिर भी लुका धैर्य से उसे सुन रहा है, जैसे वो उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हो। सच कहूँ तो कोई भी लड़का इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। कहती है, सही कहा, वो सच में उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा है। 2 मिनट बाद एक और छोटा लड़का वहाँ आ जाता है। वो भी उनकी बातचीत में शामिल होना चाहता है, लेकिन वो छोटी लड़की नाक सिकुड़ लेती है और उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो सिर्फ लुका से ही बात करती रहती है। लुका उस लड़के को विनम्रता से सिर हिलाकर नमस्ते करता है, लेकिन फिर वापस उसी लड़की से बात करने लगता है, जैसे उससे बातचीत में शामिल करने का उसका कोई इरादा नहीं हो। वो लड़का समझ जाता है कि वो स्वागत योग्य नहीं है और उदास होकर अपने माता पिता के पास लौट जाता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, हाँ वो सच में लड़की को खुश रख रहा है। जब आखिर हमारी बारी आती है, लुका उस लड़की को उसके माता पिता के पास वापस भेज देता है। फिर बिना पीछे देखे मेरा और क्लेयर का हाथ पकड़कर हमें रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। हम जल्दी से बम्पर कार में बैठ जाते हैं और खेल शुरू हो जाता है। लुका जिस तरह गाड़ी चलाता है, उससे साफ पता चलता है कि उससे उस लड़की के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं है। बम्पर कार की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जिसे चाहो टक्कर मार सकते हो। मेरी ड्राइविंग स्किल खास नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ तो बस टक्कर मारना ही मकसद है। लुका खुशी खुशी आसपास की कारों से टकराता रहता है। क्लेयर की खूबसूरती देखकर कुछ लोग जानबूझकर उसकी कार से टकराने की कोशिश करते हैं और उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्लेयर अपनी कार ऐसे चला रही होती है जैसे वो ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रही हो। वह हर कार से बच जाती है, किसी को भी उससे टकराने का मौका नहीं मिलता। मैं चुपचाप हैरान होकर देखता रहता हूँ। जब क्लेयर समझ जाती है कि लोग जानबूझकर उसे निशाना बना रहे हैं, तो वो और ज्यादा सावधानी से उन्हें बचाने लगती है। वे लोग उससे टकरा भी नहीं पाते और क्लेयर उन्हें उल्टा घुमा देती है। इसलिए वे लोग आखिरकार मुझे और लुका को निशाना बनाने लगते हैं। अंत में क्लेयर खुद ही उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है ताकि वे हमें परेशान
परेशान ना करे। आखिरकार बम्पर कार का खेल खत्म हो जाता है। जैसे ही कर्मचारी रुकने को कहता है, मैं तुरंत कार पार करके बाहर निकल जाता हूँ। मुझे जिंदगी में फिर कभी बम्पर कार नहीं खेलनी। लुका भी गुस्से में बाहर निकलता है और बाहर आते ही मेरा हाथ पकड़कर शिकायत करने लगता है। वो कहता है वे लोग बिल्कुल बेशर्म थे, हम उन्हें जानते भी नहीं थे, फिर भी वे बार बार हमें ही निशाना बना रहे थे और सिर्फ हल्की टक्कर भी नहीं, वे सच में जोर से टकरा रहे थे। मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। लुका गुस्से में कहता है, मैं तो तुम्हें बचाने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही वे लोग मुझे धक्का देकर साइड में गिरा देते हैं और फिर पीछे से कई छोटे बच्चे भी मुझ पर टकराने लगते हैं। जितनी ज्यादा टक्कर लगती है उतना ही मैं रास्ते से हटा जाता हूँ। मैं सच में बहुत गुस्से में हूँ। मैं कहता हूँ इतना भी बुरा नहीं था, असल में तुम इतने प्यारे हो, ठीक उसी छोटी लड़की की तरह जो पहले तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। शायद बम्पर कार वाले बच्चे भी तुम्हें पसंद करते थे, इसलिए वे बार बार तुम्हारी कार से टकरा रहे थे। वे बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते थे। लुका कहता है, और जो लोग तुमसे टकरा रहे थे, क्या वो इसलिए क्योंकि तुम भी हैंडसम हो? ठीक है, तुम सच में काफी हैंडसम हो, मैं ये मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग सच में बहुत खराब है। मेरी आंटी ने तो पूरे झुंड से खुद को बचा लिया था और आखिर में वो तुम्हें बचाने भी आई थी जब सब लोग तुम पर टूट पड़े थे। क्लेयर ने जो किया था उसे याद करके लुका बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखता है। वो कहता है, आंटी आप कमाल है, क्या आप मुझे भी सिखाएंगी? इतने लोग आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी आपको छू भी नहीं पाया। मैं भी क्लेयर को धन्यवाद देता हूँ। वो हल्का सा सिर हिलाती है, फिर लुका की तरफ मुड़कर बिना नरमी के कहती है, तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी ऊंचाई भी कम है, तुम्हारे पैर ठीक से पैडल तक भी नहीं पहुंचते, इसलिए ज्यादा मत सोचो, पहले ज्यादा खाना खाओ और लंबा हो जाओ। जिंदगी में कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती, ऊंचाई उनमें से एक है। लुका तुरंत उदास हो जाता है। अपनी क्लास के हिसाब से उसकी ऊंचाई ठीक है, लेकिन वह अभी बच्चा ही है। वो किसी बड़े इंसान से कैसे तुलना कर सकता है? मैं कहता हूँ, चिंता मत करो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपनी आंटी से भी बेहतर बनोगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अभी से हर रात सोने से पहले एक गिलास दूध पिया करो, मैं तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा। दूध पीने से लंबाई बढ़ती है। भले ही अभी तुम बड़े लोगों जितने लंबे नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम अपनी उम्र के बच्चों में सबसे लंबे बनने की कोशिश करो। लुका तुरंत कहता है, ठीक है। फिर वो पूछता है, अब अगली राइड कौन सी करेंगे? मैं मन ही मन सोचता हूँ, काश हम आने से पहले गाइड देख लेते। तभी पास से गुजरता एक छोटा लड़का अपने माता पिता का हाथ खींचकर उछलते हुए कहता है, पायरेट शिप, मैं पायरेट शिप पर बैठना चाहता हूँ। मैं तुरंत लुका की तरफ देखता हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या तुम भी पायरेट शिप पर बैठना चाहते हो? लुका कहता है, हाँ, मुझे कोई भी राइड चलेगी। मैं नक्शा निकालता हूँ, पायरेट शिप यही पास में है, चलो चलते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब पिछला ग्रुप अभी उतर ही रहा होता है और अगला चढ़ने वाला होता है। हम बिल्कुल सही समय पर पहुँचते हैं, लेकिन लाइन में हमारी जगह ऐसी होती है कि हमें बिल्कुल किनारे वाली सीट मिलती है, जिसका मतलब है झूला ज्यादा तेज लगेगा। लुका हमेशा की तरह बहुत उत्साहित होता है। क्लेयर हमेशा की तरह शांत होती है, लेकिन मेरा दिल थोड़ा घबराने लगता है। मैं कभी इस राइड पर नहीं बैठा था। टीवी ड्रामा में अक्सर दिखाते हैं कि लोग इससे उतरकर उल्टी करने लगते हैं। मैं भले ही इस दुनिया में कोई खास किरदार नहीं हूँ, लेकिन मोशन सिकनेस किसी में भी हो सकती है। लुका कहता है, एथन आप मेरा हाथ इतना जोर से क्यों पकड़ रहे हैं? थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं तुरंत कहता हूँ, ओ माफ करना, मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हूँ। असल में मैं डर रहा था, लेकिन यह बोलने में मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं कह देता हूँ कि मैं उत्साहित हूँ। जब मैं उसका हाथ छोड़कर देखता हूँ तो उसका हाथ हल्का लाल हो चुका होता है। मुझे तुरंत बुरा लगता है। मैं पूछता हूँ, तुम ठीक हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? लुका कहता है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। तभी क्लेयर अचानक कहती है, तुम उसके साथ सीट बदल लो। मैं और लुका दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। हम पूछते हैं क्यों? क्लेयर कहती है, वजन संतुलित करने के लिए। हम दोनों पायरेट शिप की तरफ देखते हैं। दूसरे लोग बाई तरफ बैठे होते हैं, बड़े लोग किनारे और बच्चे बीच में। देखने से लगता है कि वजन सच में बराबर नहीं है। मैं कहता हूँ, ठीक है। लुका खड़ा होता है और हम सीट बदल लेते हैं। अब मैं बीच में बैठता हूँ। मेरे दाईं तरफ लुका और बाईं तरफ क्लेयर होती है। मैं अभी अपनी बेल्ट ठीक से लगा ही रहा होता हूँ कि क्लेयर मेरा बायां हाथ पकड़ लेती है और उसी समय लुका मेरा दायां हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक साथ मेरे हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वे दोनों मुझे सुरक्षा दे रहे हों। ये एहसास सच में बहुत भावुक कर देने वाला होता है। पायरेट शिप धीरे धीरे झूलना शुरू करता है और झूला धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। आसपास बहुत लोग चीखने लगते
लगते हैं, लेकिन मुझे राहत मिलती है कि यह उतना डरावना नहीं है जितना मैंने सोचा था। यह रोमांचक है लेकिन डरावना नहीं। मुझे लगता है मैं अपना ब्रेकफास्ट संभाल कर रख पाऊंगा जैसा मैंने सोचा था। बैकग्राउंड किरदारों का शरीर इतना कमजोर नहीं होता। पायरेट शिप कुछ देर तक झूलता रहता है, फिर धीरे धीरे रुकने लगता है। मुझे महसूस होता है कि क्लेयर की पकड़ थोड़ी ढीली हो रही है। जब राइड पूरी तरह रुक जाती है तो दोनों एक साथ मेरे हाथ छोड़ देते हैं। लुका कहता है, एथन आप बहुत बहादुर थे, आपको उल्टी नहीं आई और आप रोए भी नहीं। ये मेरी उम्मीद से बेहतर था। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि शुरुआत में मैं बस थोड़ा घबराया था, असल में डर नहीं लगा था। लेकिन ये बात मैं जोर से नहीं कह सकता, इसलिए मैं कहता हूँ मैं आखिर एक बड़ा आदमी हूँ और तुम भी मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। तुमने अच्छा किया। लुका कहता है, बहुत से बड़े लोग भी डरपोक होते हैं, जैसे वहाँ वाली आंटी, वो कूड़ेदान के पास उल्टी कर रही होती है। वो कहता है, देखो वो कितनी बुरी हालत में है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। वो महिला काफी सुंदर होती है, यहाँ तक कि उल्टी करते हुए भी उसमें एक अलग सी शालीनता होती है। उसकी प्राकृतिक खूबसूरती कम नहीं होती। पास खड़े कर्मचारी उसकी मदद करने आते हैं। वह हल्का सा सिर उठाती है और मुझे उसका चेहरा एक पल के लिए दिखाई देता है। मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन चाहे जितना सोचूं मुझे याद नहीं आता कि कहाँ। क्लेयर तुरंत लुका का हाथ नीचे कर देती है और हल्के डांटने वाले अंदाज में कहती है, दूसरों की तरफ उंगली मत दिखाओ और अजनबियों के बारे में टिप्पणी मत करो। लुका तुरंत हाथ नीचे कर लेता है और सिर हिलाता है। फिर क्लेयर कहती है, दूसरों की चिंता छोड़ो, चलो चलते हैं। 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। तुम्हें भूख या प्यास लगी है? मैं लुका का बैग खोलता हूँ और उसे देता हूँ। मैं कहता हूँ जो चाहो निकाल लो। फिर मैं अपना बैग खोलता हूँ और बच्चों वाला दूध का पैकेट निकालकर उसे देता हूँ। लुका कहता है, धन्यवाद एथन। फिर कहता है, आप और आंटी भी कुछ खाइए। क्लेयर के सामने स्नैक्स खाना और उसे भी ऑफर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं अभी सोच ही रहा होता हूँ, तभी क्लेयर मेरे हाथ से दोनों बैग ले लेती है और पूछती है, तुम क्या खाना चाहते हो? वह स्नैक्स के बारे में कुछ नहीं कहती। मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। शायद आज हम बाहर घूमने आए हैं, इसलिए मैं मौका देखकर क्रैकर्स और चिप्स निकाल लेता हूँ और एक बोतल कोला भी उठा लेता हूँ। मुझे सच में जंक फूड ही चाहिए था। क्लेयर मेरे हाथ में रखी चीजों को देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। लुका कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन क्लेयर उसे एक नजर से ही रोक देती है। उसका कोला मांगने वाला सवाल वहीं खत्म हो जाता है। मैं खाते हुए नोटिस करता हूँ कि क्लेयर ने कुछ भी नहीं लिया। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मैं पूछता हूँ, क्या आप भी थोड़ा लेंगी? स्नैक्स इतने भी बुरे नहीं होते और उनमें जो एडिटिव होते हैं वे सुरक्षित सीमा के अंदर होते हैं। वैसे भी आप सामान्य तौर पर इन्हें नहीं खाती। कभी कभी थोड़ा खा ले तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्लेयर कहती है, इतना बड़ा मामला नहीं है, तुम खाओ। वो सीधे मना नहीं करती, लेकिन उसका मतलब साफ होता है। मैं अपना स्नैक्स खाता रहता हूँ। फिर एक बार और पूछता हूँ, कम से कम पानी तो लेंगी? मैं मिनरल वाटर लाया हूँ। क्लेयर कहती है, अगली बार दूसरा वाला लेना, याद रखना वही ब्रांड लेना जो पहले लेते थे। मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं मन ही मना भरता हूँ। अमीर वारिस अब गरीब हो गई है, लेकिन अभी भी डिजाइनर पानी पीती है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि अलग अलग मिनरल वाटर में क्या फर्क होता है। क्या कई दर्जन युआन वाला पानी 2-3 युआन वाले पानी से ज्यादा अच्छा होता है? आखिर दोनों पानी ही तो है। थोड़ी देर आराम करने के बाद लुका कहता है कि वो फिल्म देखना चाहता है, इसलिए हम सिनेमा वाले हिस्से की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते भर लुका लगातार बातें करता रहता है। वो कहता है, पिछली बार जब मैं आया था तो हम फिल्म देखने वाले थे, लेकिन मेरे माता पिता को जल्दी थी, इसलिए हम नहीं देख पाए। मैं हमेशा से देखना चाहता था कि यहाँ की एनिमेशन फिल्में सामान्य सिनेमा से कितनी अलग होती हैं। आज आखिर मुझे मौका मिल गया। मेरे क्लासमेट्स कहते हैं कि यहाँ की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं। मुझे सच में जानना है कि कितना फर्क होता है, लेकिन मैं मन ही मन सिर हिलाता हूँ। मुझे लगता है ये सब बस मन का मामला है। ये बच्चा शायद निराश होने वाला है क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार है, और जब इंसान बहुत ज्यादा समझदार होता है तो उसे कोई चीज आसानी से चौंका नहीं सकती, क्योंकि वो पहले से सब सोच चुका होता है। जैसा मैंने सोचा था, शुरुआत में लुका काफी उत्साहित होता है। शुरुआत में लुका अच्छे मूड में अंदर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका उत्साह पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो मुझे और क्लेयर को खींचकर बाहर ले जाने लगता है। बाहर आते ही वो शिकायत करना शुरू कर देता है। वो कहता है, ये फिल्म तो कहीं भी दिखने वाली फिल्म जैसी ही है और मैं इसके लिए इतना उत्साहित था। ये तो सब झूठ निकला। मेरे क्लासमेट ने जरूर मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं वापस स्कूल जाकर उससे हिसाब बराबर करूंगा। मैं कहता हूँ, बात को इस तरह नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे क्लासमेट को सच में यह फिल्म बहुत अच्छी लगी होगी। हर किसी की पसंद अलग होती है। मुझे सच में चिंता होती है कि कहीं वो जाकर अपने क्लासमेट से झगड़ा न कर बैठे और उसका क्लासमेट कह दे कि उसने अपने माता पिता के साथ फिल्म देखी थी, इसलिए उसे अच्छा लगा। अगर ऐसा हुआ तो ये लुका के दिल पर नमक छिड़कने जैसा होगा। लुका कहता है, शायद सीमित अनुभव का मतलब यही होता है। अगर इसे
अच्छा माना जा रहा है तो ये भी बहुत कुछ बताता है। क्लेयर तुरंत उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाती है। वो कहती है अपनी जुबान संभालो, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना बहुत बदतमीजी है। लुका तुरंत अपने सिर के पीछे हाथ रखकर उसे मलता है और कहता समझ गया। उसके चेहरे से वो तिरस्कार वाला भाव गायब हो जाता है और वो फिर से वही मासूम और प्यारा बच्चा लगने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। मैं पूछता हूँ तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि जिससे ऐसी फिल्म बहुत शानदार लगती है, शायद उसने जिंदगी में ज्यादा चीजें नहीं देखी होंगी। मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। सिर्फ 3 सेकंड में और सिर्फ क्लेयर की एक हल्की चपत के बाद इस बच्चे ने इतनी चतुराई से ताना मारना सीख लिया, ऐसे कि सुनने में बिल्कुल सभ्य लगे। मैं क्लेयर की तरफ देखता हूँ। वो बिल्कुल सामान्य लगती है और लुका के सिर पर हल्का सा हाथ फेर देती है, जैसे वो उसकी बात से खुश हो। मैं मन ही मन सोचता हूँ क्या बच्चे को ऐसे बड़ा करना सही है? लुका अच्छी तरह जानता है कि ऐसी बात कहने से सामने वाला बच्चा सबके सामने छोटा लग सकता है और उसके पास जवाब देने का कोई तरीका भी नहीं रहेगा। उसने ये जानबूझकर किया था। लुका कहता है चिंता मत करो एथन, मैं अच्छा बच्चा हूँ और अपने क्लासमेट्स के साथ ठीक से रहता हूँ। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ। हम लगभग अम्यूजमेंट पार्क की सारी चीजें देख चुके होते हैं। मैं समय देखता हूँ, 11 बजकर काफी समय हो चुका है, जल्दी ही 12 बजने वाले हैं। मैं पूछता हूँ क्या हम कुछ खाने चले? मुझे ज्यादा भूख नहीं है, लेकिन ठीक से खाना तो जरूरी है। हम सिर्फ स्नैक्स खाकर नहीं रह सकते। लुका कहता है मैं फास्ट फूड खाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ दूसरे बच्चे चाहे तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो रोज अच्छा खाना खाते थे, तुम्हें फास्ट फूड कैसे पसंद आ गया? मैं थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस करता हूँ। मैं हर दिन इतने ध्यान से खाना बनाता हूँ, फिर भी यह बच्चा फास्ट फूड चाहता है। कहीं क्लेयर ये न सोचे कि उसके सामने मैं अच्छा खाना बनाता हूँ और उसके पीछे लापरवाही करता हूँ। लुका कहता है मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ। वहाँ का माहौल अलग होता है। हर दिन अच्छा खाना खाने का मतलब ये नहीं कि कभी बदलाव नहीं कर सकते। आंटी आज एक बार खाने दीजिए। एक बार खाने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी जंक फूड खाने से मैं बीमार नहीं पड़ जाऊंगा और आज मुझे खुश रहने दीजिए। क्लेयर हमेशा की तरह सीधी और गरिमा में खड़ी रहती है। मैं सोचता हूँ लुका में सच में हिम्मत है। अगर मैं होता तो क्लेयर की बाम पकड़कर ऐसे विनती करने की हिम्मत नहीं करता। आखिर में क्लेयर मान जाती है। वो लुका को फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले जाती है और मुझसे पूछती है कि मैं भी वही खाना चाहता हूँ या कुछ और। मैं कहता हूँ कुछ भी चलेगा। मैंने काफी समय से फास्ट फूड नहीं खाया है। असल में मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता और अब सोचता हूँ तो काफी समय हो गया है, थोड़ा खाने का मन भी हो रहा है। क्यों ना आज लुका के साथ खा लिया जाए। तभी मुझे अचानक कुछ याद आता है। मैंने पहले लुका से एक बात तय की थी। मैं कहता हूँ लुका तुम्हें याद है कि तुम्हें अंदर जाकर कीमतें चेक करनी थी? लुका तुरंत कहता है ओ हाँ, हमने सच में यह तय किया था। वो तुरंत हमारा हाथ छोड़कर पास की दुकान की तरफ दौड़ जाता है। मैं भी उसके पीछे जल्दी से जाता हूँ। इतनी भीड़ में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जब लुका दुकान से बाहर आता है तो उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास साफ दिखता है। वो कहता है हाँ, एक ड्रिंक की कीमत सच में दुगनी है। ये तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई तर्क ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये तर्कहीन नहीं है, ये बस इसी तरह काम करता है। टूरिस्ट जगहों पर तो हालत और भी खराब होती है। जहाँ बाहर 4 युआन में मिलने वाला भुना हुआ भुट्टा टूरिस्ट जगह पर 10 युआन का बिकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक बार का सौदा होता है। टूरिस्ट आते हैं, पैसे खर्च करते हैं और चले जाते हैं। वे दोबारा वापस नहीं आते और जो लोग वहाँ खाना खरीदते हैं वे वही होते हैं जो अपने साथ कुछ नहीं लाए होते। जब इंसान को बहुत भूख लगती है तो वो कीमत की परवाह नहीं करता और अगर उसके पास पैसे होते हैं तो वो बस खरीद लेता है। और इसमें लागत का मामला भी होता है। भुट्टा खुद महंगा नहीं होता और उसे भूनने में भी ज्यादा खर्च नहीं आता, लेकिन उसे उस जगह के अंदर लाने के लिए दुकानदारों को अतिरिक्त फीस देनी पड़ती है। वो फीस आखिरकार ग्राहकों से ही वसूली जाती है, इसलिए कीमत ज्यादा हो जाती है। लुका तुरंत कहता है इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा उस जगह का मालिक कमाता है। उसे बस जगह बनानी होती है, कुछ लोगों को मैनेजमेंट के लिए रखना होता है और पैसा आने लगता है और ऊपर से टिकट की कीमत भी। इससे तो बहुत कमाई होती होगी। मैं मन ही मन सोचता हूँ बिजनेस माहौल में बड़े होने का यही असर होता है। उसकी सोचने की गति सच में काबिले तारीफ है। मैं उसकी उम्र में शायद बस खेलकूद में लगा रहता था, लेकिन मैं कहता हूँ ये इतना आसान भी नहीं होता। पहले सरकार से जमीन लेने की अनुमति लेनी होती है, फिर उसे बनाने के लिए पैसा जुटाना होता है, फिर सही लोगों को ढूंढना होता है जो इसे मैनेज कर सके और बाद में इसकी देखभाल भी करनी होती है। इन सब चीजों पर बहुत सोच विचार करना पड़ता है। लुका कहता है ये थोड़ा जटिल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सब समझ जाऊंगा, तब मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। मैं मन ही मन सिर हिलाता हूँ। काश ये इतना आसान
आसान होता। क्लेयर ने तो बस यूं ही समझाने के लिए कहा था कि चीजें इतनी सरल नहीं होती, लेकिन असल में करना बहुत मुश्किल होता है। इतनी काबिल होने के बावजूद क्लेयर भी असफल हो गई थी। क्या इसका मतलब ये है कि उसे सिद्धांत समझ नहीं आए? बिल्कुल नहीं। किसी चीज को समझना और उसे सफल करना दो अलग बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे बाहरी कारण होते हैं। ज्यादातर चीजें इंसान के बस में नहीं होती, जैसे किस्मत जो अक्सर मुख्य किरदारों के साथ होती है। घर वापस आने के बाद सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। मेरी जिंदगी एक तरह रूटीन में चलती है। मैं समय पर उठता हूँ और खाना बनाता हूँ, फिर घर साफ करता हूँ और लिखने बैठ जाता हूँ। लंच के बाद थोड़ा आराम करता हूँ, दोपहर में फिर लिखना शुरू करता हूँ। कभी कभी रिसर्च करता हूँ या फ्रीलांस काम के लिए डिजाइन स्केच बनाता हूँ। शाम को डिनर के बाद फिर लिखता हूँ। कभी कभी दूसरी वेबसाइट भी देख लेता हूँ या कोई ड्रामा देखकर आराम करता हूँ। इसके अलावा कपड़े धोना, घर की सफाई, किराने का सामान खरीदना और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज भी करता हूँ। जब लुका चाहता है तो मैं उसे म्यूजियम या लाइब्रेरी भी ले जाता हूँ ताकि उसका समय अच्छे से बीते। क्लेयर लगभग हर दिन व्यस्त रहती है, लेकिन वो किस काम में व्यस्त रहती है मुझे नहीं पता। वो बस ब्रेकफास्ट और डिनर के समय दिखती है। शाम को वो लुका से पूछती है कि उसने दिन भर क्या किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं उसे बाहर क्यों ले जाता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन सब कुछ शांत होने के बावजूद कुछ बातें अभी भी तय करनी बाकी है। एक सुबह ब्रेकफास्ट के समय मैं फिर घर की बात उठाता हूँ। लुका क्लेयर की तरफ देखता है, क्योंकि रात को सोने की व्यवस्था उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। क्लेयर के साथ एक ही बिस्तर पर सोते समय वो हिल भी नहीं पाता। वो सच में चाहता है कि उसका अपना कमरा हो जहाँ वो आराम से सो सके। क्लेयर कहती है, मैंने एक घर ढूंढ लिया है, हम अगले हफ्ते वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और घर खरीदने के लिए भी एक नई परियोजना आने वाली है। अगले हफ्ते हम उसे देखने जा सकते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिलती है। कम से कम उसने मेरी बात नहीं भूली। अगले हफ्ते क्लेयर सच में मुझे सामान पैक करने के लिए कहती है, क्योंकि अब हमें शिफ्ट होना है। लुका उत्साह से कहता है, आंटी तो अब मेरा अपना कमरा होगा। मुझे एक बुक शेल्फ भी चाहिए। बिस्तर बड़ा नहीं होना चाहिए, बस सोने के लिए काफी हो जब हम मूविंग वैन का इंतजार कर रहे होते हैं। लुका लगातार बोलता ही रहता है। वो कहता है, हाँ मुझे पता था आप सबसे अच्छी आंटी है। एथन, हम अब बड़े घर में रहने जा रहे हैं। लुका पूछता है, एथन क्या आप खुश हैं क्योंकि अब हम शिफ्ट होने वाले हैं? इसके बाद हम तीनों, लुका, क्लियर और मैं, सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ, हाँ मैं खुश हूँ। आखिर खुश क्यों नहीं होऊंगा, लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे अंदर से कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। आखिर यह जगह मेरी अपनी तो है नहीं, इसलिए मैं कहाँ रहता हूँ इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बचपन में मैं अपने माता पिता के साथ 2 कमरे वाले फ्लैट में रहता था। मैं अकेला बच्चा था और मेरे माता पिता मुझे चुपचाप प्यार से बिगाड़ते थे, बिना दिखावा किए। इसलिए मुझे कभी बड़े घर की खास इच्छा नहीं हुई। अगर किसी इंसान ने कभी प्यार की कमी महसूस नहीं की हो और असली आर्थिक कठिनाई भी कभी न देखी हो और वो बहुत महत्वाकांक्षी भी ना हो, तो उसे भौतिक चीजों की तीव्र इच्छा नहीं होती। मैं बिल्कुल वैसा ही इंसान हूँ। ऊपर से देखने पर साधारण लगता हूँ, लेकिन सच में हमेशा खुशहाल जिंदगी जी है। सच कहूँ तो मुझे छोटे फ्लैट आरामदायक लगते हैं और उन्हें संभालना भी आसान होता है। लेकिन आरामदायक होना एक बात है और असली जिंदगी की जरूरतें दूसरी। आखिर मैं लुका को हमेशा क्लेयर के साथ एक ही कमरे में नहीं रख सकता। लुका भी कहता है, मैं भी खुश हूँ। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और ढेर सारी किताबें खरीदूंगा। यहाँ तो ठीक से पढ़ने की जगह भी नहीं है। असल में यही उसकी सबसे बड़ी शिकायत थी। फ्लैट इतना छोटा था कि उसमें ज्यादा चीजें नहीं रखी जा सकती थी और क्योंकि ये किराए का घर था, इसलिए क्लेयर उसे अलग स्टडी रूम नहीं दे पाई थी जैसा विला में था। खाली समय में उसके पास बस बच्चों वाले कार्टून देखने के अलावा कुछ नहीं था और वो लगभग बोर होकर मरने वाला था। मैं कहता हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा कार्टून देखते देखता था, तो तुम्हें पढ़ना सच में पसंद है। लुका कहता है, मैं कार्टून इसलिए देखता था क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं था। असल में मुझे इतने बचकाने कार्टून पसंद नहीं है, लेकिन मेरी क्लास के बाकी बच्चे उन्हें पसंद करते हैं और आंटी ने कहा था कि इंसान होशियार हो सकता है, लेकिन जब तक उसकी स्थिति उससे अलग दिखने की इजाजत न दे, उसे दूसरों से बहुत ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए, वरना जब कोई समस्या आएगी तो लोग उसे अलग कर देंगे। मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्लेयर सच में कमाल है। लुका अभी इतना छोटा है और वो उसे इतनी गहरी बातें सिखा रही है। लुका फिर क्लेयर से पूछता है, आंटी आपने और क्या कहा था? क्लेयर कहती है, मैंने कहा था हर चीज को ऐसे देखो जैसे वो स्वाभाविक हो। अभी मुझे अपने क्लासमेट को बेवकूफ नहीं कहना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। भले ही मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन मुझे खुद को ये समझाना चाहिए कि मेरे क्लासमेट भी ठीक है। अगर इस समय मेरे मुंह में चाय होती तो मैं उसे तुरंत उगल देता। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा ऐसी बातें सीख रहा है। मुझे लगता है जब मैं छोटा था तो मैं पूरा बेवकूफ था। मुझे ये सब समझने में हाई स्कूल तक लग गया था और वो भी खुद
अनुभव करके। क्लेयर पैक किए हुए डिब्बों में से एक किताब निकालती है और लुका को देती है। वो कहती है जाओ पढ़ो। लुका बिना कवर देखे ही किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। मैं चुपके से किताब का नाम देखता हूँ। उसका नाम है कैलकुलेटेड चालाकी की कला। मैं मन ही मन सोचता हूँ सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता। मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं। मूविंग वन जल्दी आ जाती है लेकिन हमारे पास ज्यादा सामान नहीं होता। जब हम सच में सामान देखना शुरू करते हैं तो मुझे पता चलता है कि इस घर की ज्यादातर चीजें मैंने खरीदी थी और वे सब रोजमर्रा के सामान थे। आखिर में लुका ही परेशान होकर क्लेयर को इशारा करता है कि वो मुझसे कुछ कहे, तब जाकर मैं कुछ बेसिक चीजें छोड़ने के लिए तैयार होता हूँ, जैसे तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका। एक बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कपड़े पहले मेरे पूरे कमरे में भरे रहते थे वे अब ज्यादातर बिक चुके थे, इसलिए उन्हें ले जाना आसान हो गया था। नया फ्लैट ज्यादा दूर नहीं था लेकिन वहाँ की सुरक्षा और माहौल पहले से बेहतर था। अंदर जाकर मैं देखता हूँ कि उसका लेआउट भी बहुत अच्छा है। डिजाइन का काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं पूरे घर का एक चक्कर लगाता हूँ और मानना पड़ता है कि इस बार क्लेयर ने सच में अच्छी जगह चुनी है। घर में बेसिक रेनोवेशन पहले से किया हुआ है और स्टाइल बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे पसंद है। मिनिमलिस्ट, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे देखने में सादा लेकिन हमेशा अच्छा लगने वाला। यहाँ तक कि फर्नीचर भी एक ही स्टाइल का सेट था। सबसे अच्छी बात यह थी कि बालकनी में एक झूला था जिससे मेरी एक ऐसी इच्छा पूरी हो गई जिसका मुझे पहले पता भी नहीं था। अब मैं झूले पर बैठकर आराम से किताब पढ़ सकता था। लुका कहता है ये जगह तो पहले से बहुत बेहतर है, मुझे बहुत पसंद आई। मैं भी कहता हूँ मुझे भी पसंद है। दूसरी तरफ क्लेयर अपनी लंबी चाल से पूरे घर में घूमती है और मूविंग वालों को बताती है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। वो एक बार हमारी तरफ देखती है क्योंकि हम दोनों साफ तौर पर खुश दिखाई दे रहे थे और उस एक पल के लिए उसकी आंखों में नरमी आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर काम में लग जाती है। करीब 1 घंटे बाद मूविंग वाले लोग चले जाते हैं। मैं पहले से तैयार किए हुए कपड़े निकालता हूँ और एक कपड़ा लुका की तरफ उछाल देता हूँ। मैं कहता हूँ लुका अब हमारे नए घर के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं टेबल साफ करूंगा और झाड़ू लगाऊंगा, बाकी सब तुम्हारा काम है। लुका तुरंत कहता है कोई समस्या नहीं, मैं खिड़कियां साफ करूंगा और पोछा लगाऊंगा। तभी क्लेयर की आवाज आती है। वो पूछती है और मैं क्या करूं? हम दोनों तुरंत रुक जाते हैं। लुका हैरान होकर कहता है आंटी आप भी काम करेंगी? इसकी जरूरत नहीं है, हम दोनों काफी हैं। उसने कभी अपनी आंटी को घर का काम करते नहीं देखा था, इसलिए उसे यह अजीब लगता है। मैं भी कहता हूँ हाँ हम कर लेंगे, आप अपने काम कर लीजिए। मैंने भी कभी क्लेयर को ऐसा काम करते नहीं देखा था। अगर वो ऐसा करती तो मुझे सच में अजीब लगता, लेकिन क्लेयर कहती है मैं खिड़कियां साफ करूंगी, तुम दोनों बाकी काम करो। वो लंबी बालकनी की खिड़कियों की तरफ देखती है और बिना बहस के वही काम अपने लिए चुन लेती है। मैं कुछ कह भी नहीं पाता कि वो मेरे हाथ से कपड़ा ले लेती है। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी उंगलियों को छू जाती है और मैं अनजाने में काम जाता हूँ। क्लेयर पूछती है क्या हुआ? तुम्हें ठंड लग रही है? मैं तुरंत कहता हूँ नहीं नहीं, शायद मैंने पानी कम पिया है, बस शरीर में थोड़ी गर्मी है। मैं अगले कुछ दिनों में ज्यादा पानी पी लूंगा। यह बिल्कुल भी इसलिए नहीं था क्योंकि उसने मुझे छुआ था, मैं कोई कांच का बना नहीं हूँ। क्लेयर कहती है बस स्नैक्स कम खाओ। उसकी बात तीर की तरह सीधे मेरे दिल में लगती है। मेरा चेहरा तुरंत उतर जाता है। लुका ये सब देख रहा होता है और जैसे ही उसे लगता है कि क्लेयर उसे नहीं देख रही, वह तुरंत मेरे कमरे से बाहर भाग जाता है, क्योंकि अगर वो अभी नहीं भागा तो अगला तीर शायद उसकी तरफ आ जाता। उसे अभी भी स्नैक्स चाहिए थे। मैं तुरंत कहता हूँ मैं तो स्नैक्स खा ही नहीं रहा, लेकिन क्लेयर बिना कुछ बोले मुड़ जाती है। वो कहती है कूड़ेदान हर दिन बदला जाता है, तो इतना कचरा कहाँ से आ रहा है? मैं अपने हाथ पर खुद ही हल्की थपकी मारता हूँ। मुझे याद आता है कि मैं ये बात भूल गया था, लेकिन क्लेयर रोज जल्दी निकलती है और देर से घर आती है, फिर भी उसे लिविंग रूम के कूड़ेदान तक का पता है। अब से कम स्नैक्स और ज्यादा पानी, अब काम करो। लुका को पता भी नहीं चलता कि जब वो अपने कमरे में टेबल साफ कर रहा था, उसी समय मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि उसके स्नैक्स भी कम कर दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी आंटी ने ऐसा कहा था। अगर उसे पता चलता तो वो शायद खतरा महसूस होते ही भागता नहीं। 1 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद आखिर नया घर पूरी तरह साफ हो जाता है। इसमें वो समय भी शामिल है जब मैं झाड़ू लगाने का नाटक कर रहा था और चुपके से क्लेयर को देख रहा था। मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैं उसे अपनी नॉवेल में लिखने की सोच रहा हूँ। आखिर स्नैक्स वाली बात बार बार वही उठा रही थी, और वैसे भी इस दुनिया में इस कहानी का कोई असली वर्जन नहीं है। अगर मैं क्लेयर जैसी असली सीईओ को अपनी कहानी की हीरोइन बना दूं तो वह जरूर हिट होगी। बस बैंकरप्सी वाला हिस्सा नहीं डालूंगा। मैं उसे उसी तरह लिखूंगा जैसी वो पहले थी, सीधी और असली। फिर भी कहानी बहुत लोकप्रिय होगी। तभी लुका कहता है एथन, आज आप मेरी आंटी को बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कोई बात नहीं, मेरी आंटी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
आखिर आप दोनों पति पत्नी हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मेरी आंटी को पसंद करना बिल्कुल सही है। लुका कहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो समस्या होती। आखिर शादी का मतलब यही तो होता है, एक दूसरे को पसंद करना। मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्या ये बच्चा और भी ज्यादा प्यारा हो सकता है। बस थोड़ी सी देर और मैं हंस पड़ता। उसी समय क्लेयर हाथ में कपड़ा लेकर बाथरूम की तरफ जा रही होती है। वो थोड़ी देर रुकती है और सोचने वाला भाव बनाती है, फिर जानबूझकर अपने कदमों की आवाज करती है और आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, मैं और लुका तुरंत चुप हो जाते हैं, जैसे हमने कुछ कहा ही ना हो। जब सफाई पूरी हो जाती है तो मुझे उतनी थकान महसूस नहीं होती जितनी मैंने सोची थी, इसलिए मैं घर पर ही खाना बनाने का फैसला करता हूँ। पास में एक बड़ा सुपरमार्केट है जो पुराने घर के पास वाले से भी बड़ा है। अब से सामान खरीदना आसान होगा। फिलहाल मैं वहां जाकर सब्जियां और फल लेना चाहता हूँ। इस बार लुका बिना किसी नखरे के मेरे साथ चल पड़ता है, लेकिन तभी क्लेयर भी कहती है कि वो भी साथ चलेगी। मैं उससे रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब ले आऊंगा। यह मेरी पहली बार की खरीदारी है, इसलिए ज्यादा चीजें नहीं लूंगा। बस आज के लिए जितनी जरूरत है उतनी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप पूरे दोपहर काम करती रही है, आप जाकर आराम कीजिए। क्लेयर तुरंत कहती है, अगर मैं नहीं आई तो तुम स्नैक्स कैसे वापस लाओगे? क्या यह मजाक कभी खत्म होगा? लेकिन सच तो यह है कि मैं स्नैक्स खरीदना चाहता हूँ और अमीर वारिस के सामने मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए मैं उसे साथ आने देता हूँ। आखिर में हम काफी सारी चीजें खरीद लेते हैं। हम दोनों मिलकर 3 बड़े बैग लेकर वापस आते हैं। क्लेयर को शॉपिंग बैग उठाते देखना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसने ही तो मेरे स्नैक्स पर बार बार टिप्पणी की थी। उस रात हम तीनों आराम से सोते हैं। क्लेयर इसके बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन सच कहूँ तो लुका के मेरे पास सोने से मुझे भी थोड़ा असहज लगता है। मैं हमेशा से अपने कमरे में अकेले सोता आया हूँ, इसलिए किसी और के साथ जगह शेयर करना मुझे अजीब लगता है। हालांकि लुका बहुत शांत है और ज्यादा हिलता डुलता नहीं, फिर भी किसी और का पास होना मुझे थोड़ा असहज कर देता है। मैं पूरे दिन व्यस्त रहा था। मुझे लगता है कि मैं थका नहीं हूँ, लेकिन असल में मैं थका हुआ था। मैं सब काम खत्म करके बिस्तर पर लेटता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और तुरंत सो जाता हूँ और अगली सुबह तक बिना जागे गहरी नींद सोता हूँ। लुका का तो पूछना ही नहीं, उसे पूरा बिस्तर मिल गया था, इसलिए वो आराम से करवट बदल सकता था। उसके लिए ये पूरी खुशी थी। अगले 2 दिनों में हम तीनों को नए घर का फर्क साफ महसूस होने लगता है। फिर एक दिन क्लेयर मुझसे कहती है कि मैं उसके साथ चलूं। वो मुझे वही प्रोजेक्ट दिखाना चाहती है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। अब वो बिक्री के लिए आ चुका है। मैं बहुत समय से इसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार इस दुनिया में मेरा अपना घर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि क्लेयर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और लुका भी सच में बहुत प्यारा है। हमारे बीच साफ रिश्ता भले न हो, लेकिन मैं उन्हें अपने दोस्त मानता हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। क्लेयर इस कहानी की साइड कैरेक्टर है। एथन उसका पति था, लुका उसका भांजा है। मेरे पास अभी जो कुछ भी है उसका मेरे असली अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है। मैं बस एक बाहरी इंसान हूँ जो यहाँ आ गया है, लेकिन अपना घर होने से सब बदल जाता है। घर होने का मतलब है कि इस दुनिया में एक जगह सच में मेरी होगी। अगर भविष्य में क्लेयर के साथ मेरा रिश्ता खत्म भी हो जाए तो भी मेरे पास रहने की जगह होगी। मैं लिखना जारी रख सकता हूँ, फ्रीलांस काम भी करता रहूंगा। वही मेरी नींव होगी। जिस जमीन पर मैं खड़ा रहूंगा वैसे मेरी लिखाई की कमाई से मैं किराए पर घर भी ले सकता हूँ, लेकिन उससे उतनी सुरक्षा महसूस नहीं होती जहाँ क्लेयर मुझे ले जाती है। वह जगह हमारे किराए के फ्लैट से थोड़ी दूर होती है। इस शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और खरीदने वालों की कमी नहीं है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बाहर पहले से काफी भीड़ होती है, लेकिन क्लेयर मुझे भीड़ से होकर नहीं ले जाती। वो मुझे सीधे स्टाफ एंट्री से अंदर ले जाती है। भले ही अब वो पहले जैसी ताकतवर ना रही हो, लेकिन जब वो सामने आती है तो लोग अपने आप सम्मान दिखाते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ शिष्टाचार नहीं दिखाते, वे उसे बहुत खास मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। क्लेयर के साथ चलते हुए मुझे पहली बार असली वीआईपी जैसा अनुभव होता है। इतनी भीड़ वाले सेलिविएंट में भी हमें सीधे एक प्राइवेट लाउंज में ले जाया जाता है, जहाँ की सजावट बहुत शानदार होती है। स्टाफ जो चाय लेकर आता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि वह बहुत महंगी है। मुझे चाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ आता है कि ये सस्ती नहीं है। मैं पूछता हूँ, हम तो बस घर देखने आए हैं, क्या ये सब सच में जरूरी है? क्या आप यहाँ के मालिक को जानती है? क्लेयर कहती है, ये प्रोजेक्ट टीना ने अपने परिवार को शांत करने के लिए बनाया था। इसके बाद वो प्रॉपर्टी बिजनेस में नहीं आएगी। तुम्हें जो यूनिट पसंद हो वही चुन लो, पूरी कीमत देनी होगी, उससे ज्यादा नहीं। मैं कहता हूँ भले ही ये उसी ने बनाया हो, लेकिन इस तरह अंदर आना थोड़ा फायदा उठाने जैसा लगता है। क्या ये ठीक है? अगर क्लेयर खुद खरीदती तो बात और होती, लेकिन ये मेरे नाम पर होने वाला है। अपने लिए विशेष सुविधा लेना मुझे थोड़ा अजीब लगता है और टीना को मैं खास पसंद भी नहीं हूँ। पिछली बार जब वो आई थी तो उसने मुझे ठंडी
ठंडी नजरों से देखा था। क्लेयर कहती है तुम पूरी कीमत दोगे, वो बस तुम्हें यूनिट चुनने का मौका दे रही है। उसे पैसे तो वैसे भी मिलेंगे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 बिल्डिंग सबसे अच्छी है। नीचे के 6 फ्लोर और ऊपर के 6 फ्लोर छोड़ दो, बीच में जो भी यूनिट पसंद आए चुन लो, कौन सी तुम्हें पसंद है। मैं सोचता हूँ अब ज्यादा सोचने का फायदा नहीं, जब उसने कहा है चुनो तो चुनना ही होगा। जरूरत पड़ी तो बाद में दूसरी यूनिट भी खरीद सकता हूँ। मैं फ्लोर प्लान ध्यान से देखने लगता हूँ। भले ही मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, लेकिन मुझे आर्किटेक्चर की भी थोड़ी समझ है और सच में ये तीनों बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है। काफी सोचने के बाद मैं एक 3 बेडरूम और 2 लिविंग रूम वाला फ्लैट चुनता हूँ। अगर सब ठीक रहा और हमारा तलाक नहीं हुआ तो हम तीनों वहाँ साथ रह सकते हैं, और अगर तलाक हो गया तो 1 बेडरूम, 1 स्टूडियो और 1 एक्टिविटी रूम। बिल्कुल परफेक्ट। यूनिट चुनने के बाद अब उसे देखने की बारी आती है। क्लेयर मुझे और स्टाफ को साथ लेकर साइट पर जाती है। आसपास की सुविधाएं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी और गलियारों में थोड़ा अव्यवस्था थी। मैं पूछता हूँ आमतौर पर तो पहले बेचते हैं और बाद में बनाते हैं, यहाँ पहले बना लिया फिर बेच रहे हैं, क्यों? क्लेयर कहती है क्योंकि मैंने उसे कहा था अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी तो घर वैसे भी बिक जाएगा, और क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ती है इसलिए जितना देर से बेचोगे कीमत उतनी ज्यादा मिलेगी। मैं मन ही मन सोचता हूँ अब समझ आया, इसलिए वो इतनी बड़ी बिजनेस महिला है और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट संभालती है। मेरे जैसे ट्रांसमाइग्रेटेड नकली बुद्धिजीवी की तरह नहीं, उसके फैसले असली अनुभव से आते हैं। तो दोस्तों यही था आज की कहानी का पूरा सिनेमैटिक पार्ट, जहां एक सिंपल दिखने वाला इंसान धीरे धीरे इस नई जिंदगी में अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है और साथ ही क्लेयर और लुका के साथ उसका रिश्ता भी बदलने लगता है। लेकिन इस कहानी से हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी मिलते हैं। पहला, इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में सामने आती है। जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी जो साथ खड़ा रहे वही असली कैरेक्टर दिखाता है। दूसरा, स्मार्ट होना काफी नहीं है, सही समय पर सही तरीके से बिहेव करना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे लुका सीख रहा है कि लोगों से कनेक्ट कैसे रहना है। तीसरा, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सही फैसले और समझ ही इंसान को लंबे समय तक स्टेबल बनाती है। और सबसे बड़ा लेसन, जिंदगी में अपना एक बेस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर हो, स्किल हो या इनकम, क्योंकि वही आपको असली सिक्योरिटी देता है।